अगर आपको पता चले कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में आंध्र प्रदेश का जिक्र कब आता है? आंध्र प्रदेश का जिक्र आता है जब भाषिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग का जिक्र आता है। हम जब भी पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पॉलिटिकल करियर की बात करते हैं तब भी इस सूबे पर बात होती है और 80 के दशक से तो ये कांग्रेस के विरोध की राजनीति के एक मजबूत मोर्चे में तब्दील हो गया था। साल 1983 का था जब एनटीआर के नेतृत्व में इस राज्य में कांग्रेस को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया गया था और इसी के एक बरस भीतर से ही एनटीआर के दामाद और टैक्स सेवी चंद्रबाबू नायडू का जिक्र होना शुरू हो गया था राजनीतिक गलियारों में। चंद्रबाबू नायडू जो अपने ससुर को हटाकर एक पारिवारिक राजनीतिक तख्ता पलटकर सत्ता के केंद्र में आए, कई दफा मुख्यमंत्री रहे, संयुक्त मोर्चे की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार, उनका मत महत्वपूर्ण रहा। लेकिन अभी वो खबरों में है क्योंकि बीते 9 सितंबर को 371 करोड़ रुपए के स्किल डेवलपमेंट घोटाले के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं आंध्र के मौजूदा मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी के मुखिया जगन रेड्डी पर। तो राजनीति क्या है आंध्र प्रदेश की और इसका दिल्ली के दरबार पर किस तरह का असर पड़ेगा? क्योंकि पवन कल्याण सिने स्टार और आंध्र प्रदेश के एक और नेता जब चंद्रबाबू नायडू से मिलकर जेल से लौटते हैं तो पहला बयान यही आता है कि हम उनके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि बीजेपी भी हमारे साथ आएगी। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू की अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात हुई थी जिसके बारे में खबरें सूत्रों के हवाले से आई थी, पर किसी पुख्ता गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ था। बात ये भी चलती रही कि किस तरह से जगन रेड्डी लगातार एनडीए सरकार को बिना सक्रिय रूप से शामिल हुए मतों के सहारे समर्थन देते रहे हैं। तो बीजेपी ये देख रही है कि उसे किसके पाले में जाना चाहिए, फौरी तौर पर कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए लड़ रहे हैं और जगन रेड्डी सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए। आंध्र प्रदेश की राजनीति के बारे में और उसके नेशनल पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट के बारे में बात करने के लिए इस सत्र में हमारे साथ जो मेहमान हैं आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार टीएस सुधीर जी। सुधीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से नेता नगरी में। इसके अलावा हमारे साथ हैं तेजस्विनी पगादला जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर इंडियाज ग्लोबल लीडर नाम से किताब भी लिखी है। तेजस्विनी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टीएस सुधीर सर, कब से इस गिरफ्तारी की तैयारी चल रही थी? इसकी टाइमिंग, G20 का उत्सव, जगन रेड्डी का विदेश में होना और अब टीडीपी का मोर्चा खोलना, बताइए। जब से जगनमोहन रेड्डी सत्ता में आए थे 2019 में, तब से वे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि 2014 और 19 के बीच में तेलुगु देशम की जब सरकार थी तब काफी घोटाले हुए और एक तरह से उन्होंने तब से कहा था कि इसमें हम किसी न किसी तरीके से तेलुगु देशम के जितने भी नेता हैं उनको घेरे में लेंगे। तो अगर तैयारी की बात करें तो पिछले 4.5 साल से तैयारी चल रही है किसी न किसी केस में, चंद्रबाबू नायडू हो, नारा लोकेश हो या कोई भी तेलुगु देशम के नेता हो, उनको घेरे में लेने के लिए। अब जहां तक इस मामला का सवाल है, ये केस तकरीबन 2016 के दौरान का है जब चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे। केस के डिटेल्स में ना जाते हुए बेसिकली इसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस के बारे में मैं बात करूं तो बेसिकली अभी 8 महीने का समय है अगले चुनाव के लिए। असेंबली चुनाव, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने हैं अप्रैल के महीने में आंध्र प्रदेश में। तो एक तरह से ये प्रेशर बन जाता है क्योंकि अब तेलुगु देशम का पूरा ध्यान इस पूरे लीगल केस पर है, इस पूरी कानूनी प्रक्रिया पर है कि किसी ना किसी तरह से चंद्रबाबू नायडू को राजमुंद्री जेल से बाहर निकाला कैसे जाए। और इसका असर ऑब्वियसली असेंबली, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर डायरेक्टली पड़ेगा। दूसरी बात यह आती है इसमें पूरा भाजपा का जो जितना भी रोल रहा है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बात की कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली गए थे, जेपी नड्डा से मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन किसी तरह के संबंधों के बारे में बातचीत आगे नहीं बढ़ी। नाउ चंद्रबाबू नायडू ने राजनीतिक तौर पर अगर उनके नजरिए से देखें तो काफी एक अहम डिसीजन लिया था 2018 में जब वे एनडीए से
बाहर आ गए थे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के मुद्दे पर। उनका मानना था कि एनडीए सरकार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आंध्र प्रदेश को देना चाहिए, जो कि भाजपा तैयार नहीं थी देने के लिए। तो उस मुद्दे पर वे एनडीए से बाहर आ गए थे और काफी बड़ा कदम उन्होंने ये उठाया कि उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ लिए। और तेलुगु देशम, जो कि एक एंटी कांग्रेस फ्लैंक पर फॉर्मेशन हुआ था एनटी रामाराव द्वारा 1983 में, तो उसके चलते ये काफी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट था। लेकिन चूंकि 2019 में नायडू की हार हुई आंध्र प्रदेश में, सेंटर में भी भाजपा वापस आई, उसके बाद से ही चंद्रबाबू नायडू एक तरह से ना ऑपोजिशन के साथ रह सकते हैं ना एनडीए के साथ रह सकते हैं। उन्होंने फिर से दोस्ती करने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि जगन मोहन रेड्डी एक तरह से एनडीए में ना होते हुए भी एनडीए का समर्थन हर मुद्दे पर करते हैं जब भी वोटों की जरूरत पड़ती है, खासतौर से राज्यसभा में, तो वो एक तरह से, जैसे मैंने लिखा था कि ही इज मोर एनडीए देन एनी ऑफ द एनडीए पार्टनर्स। तो भाजपा का मानना है कि जगन मोहन रेड्डी हैज बीन मोर friendly towards them than Chandrababu Naidu has been given the 2018-19 experience। और आज की तारीख में, और मैं इस बात को अंडरलाइन करता हूं आज की तारीख में, क्योंकि अगले 5-6 महीने में बहुत कुछ बदल सकता है। आज की तारीख में भाजपा को यह लगता है कि जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी से आगे है इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो उनका मानना है कि जगन मोहन रेड्डी के को ही एक तरह से उनका सपोर्ट उनको रहे, इनका भी एक तरह से टैसिट सपोर्ट रहे, तो गाड़ी आगे चल सकती है। भाजपा का खुद का कोई स्ट्रेंथ नहीं है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भाजपा कोई उम्मीद नहीं लगा सकती कि वो एक भी सीट जीतेगी अपने दम पर। लेकिन जो भी आंध्र प्रदेश से सीटें जीतेगा, वो वाईएसआरसीपी हो या जनसेना हो या तेलुगु देशम हो, ये तीनों ही पार्टी, ये काफी सरप्राइजिंग स्टेट है। और मुझे लगता है कि पूरे देश में एक अकेला एक ऐसा स्टेट है जहां पर जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं वो सभी के सभी भाजपा को सेंटर में सपोर्ट करें। सुधीर साहब, मैं आई एम वेरी सरप्राइज, क्योंकि बीजेपी तो 2014 के बाद से अपने आप को बहुत एग्रेसिवली पूरे देश में एक्सपेंड कर रही है, कोई वॉक ओवर नहीं दे रही है। बंगाल हो, उड़ीसा हो, बगल में तेलंगाना है जो कभी आंध्र प्रदेश का हिस्सा रहा करता था। फिर आंध्र प्रदेश में इस तरीके से मतलब पार्टी बिल्कुल ढेर नजर आ रही है। 0 सीटें आई थी विधानसभा में, पिछले लोकसभा में 0 सीटें आई थी। तो इतनी बुरी हालत की वजह क्या है? बेसिकली अगर ये दोनों नेशनल पार्टीज की हम बात करें, कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस भी 0 पर है। दोनों ही नेशनल पार्टीज आंध्र प्रदेश में 0 पर है, जहां पर एक समय पर वाईएस राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व में 2004 में 29 लोकसभा सीट, 29 लोकसभा सीटें जीती थी और 2009 में 33 लोकसभा सीटें जीती थी। तो एक तरह से आंध्र प्रदेश had played a very significant role in bringing the Congress and the UPA to power in 2004 and 2009। लेकिन आज की तारीख में जब से वो बाइफर्केशन हुआ है, कांग्रेस हैज बीन रिड्यूस्ड टू 0, क्योंकि आंध्र प्रदेश के लोग एक तरह से कांग्रेस को माफ करने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने स्टेट का बंटवारा किया, और स्टेट के बंटवारे के बाद आंध्र प्रदेश हैज बीन लेफ्ट। कोई राजधानी नहीं है, अमरावती राजधानी है नाम के वास्ते, लेकिन चूंकि जगनमोहन रेड्डी कैपिटल को शिफ्ट करना चाहते हैं, 3 राजधानियों का निर्माण करना चाहते हैं, तो एक तरह से काफी कंफ्यूजन है। चंद्रबाबू नायडू जब वो मुख्यमंत्री थे 5 साल के लिए, वो अमरावती को ही आगे डेवलप करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उतनी राशि उनके पास उपलब्ध नहीं थी। दूसरी बात आती है भाजपा की। ना, भाजपा also was supposed to give the special category status, which was a promise made on the floor of the house by the then Prime Minister Dr. मनमोहन सिंह। लेकिन भाजपा ने उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। उनका मानना था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए ये डिमांड ठीक नहीं है, और इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल पैकेज को एक तरह से ऑफर किया कि हम स्पेशल पैकेज देंगे, उसमें भी काफी राशि मिलेगी। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक तरह से एक इमोशनल इश्यू बन गया था। आज की तारीख में शायद उतना इमोशनल इश्यू ना रहे, लेकिन 2014 में, 2019 में, खासतौर से 2019 में जब भाजपा की कोई सीटें नहीं मिली आंध्र प्रदेश, रेसिड्यूरी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में, मेन मुद्दा यही रहा कि अब भाजपा को वोट करके फायदा क्या, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह से आंध्र प्रदेश की स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में मदद नहीं की। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। दूसरी बात यह कि लोकल लीडरशिप ऑफ द बीजेपी ज्यादा कुछ स्ट्रांग नहीं है। अभी उन्होंने एनटीआर की बेटी पुरंदेश्वरी को अपना अध्यक्ष बनाया है, लेकिन एक तरह से उन्होंने जनसेना के साथ तालमेल किया इस उम्मीद में कि कापू कम्युनिटी को एक तरह से दे कैन कंसोलिडेट बिहाइंड देम, क्योंकि रेड्डी कम्युनिटी इज लार्जली विद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, द कम्मा कम्युनिटी इज लार्जली विद द तेलुगु देशम। तो कापू कम्युनिटी को वो करने की कोशिश की। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की थोड़ी सी चेष्टा की है भाजपा ने, लेकिन किसी भी तरह से
वह ज्यादा सफल नहीं हुए हैं आंध्र प्रदेश की राजनीति में। सुधीर सर, जो लोग आंध्र की राजनीति के लिए कास्ट अरिथमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नए हैं, कैन यू एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ कि वहाँ की डोमिनेंट पेजेंट कास्ट क्या हैं और कौन से समुदाय हैं जिनको अलग अलग नेता रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर द स्टार्टर्स? Yeah, see, for very long, Congress was seen as a Reddy dominant party. जब United Andhra Pradesh था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश combined में, it was seen as a Reddy dominant party. तो उसके चलते Reddy community would always back the Congress party. जब एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम की स्थापना की, that was seen to have the support of his caste, which is the Kamma community, which is also another rich and politically dominant community in Andhra Pradesh. तो काफी साल तक एस्टिमेट क्या है, इनकी परसेंटेज क्या है इन लोगों की पॉपुलेशन? दोनों की परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज नंबर्स बोथ आर बिलो 10%, अराउंड 6%, 8% काइंड ऑफ परसेंटेज इज व्हाट इज बोथ ऑफ द रेड्डीज एज वेल एज द कम्मा कम्युनिटी। लेकिन उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस काफी बड़ा है, क्योंकि कम्मास हैव आल्सो डोमिनेटेड द फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से भी काफी लोग राजनीति में आए हैं। आंध्र प्रदेश में लैंडेड कम्युनिटी रही है, स्पेशली द रेड्डी कम्युनिटी। तो एक तरह से जहां तक पैसे का मामला है, जहां तक पॉलिटिकल डोमिनेंस एंड जनरल एफ्लुएंस इन सोसाइटी का सवाल है, वहां पर बोथ द रेड्डीज एंड द कम्मा कम्युनिटीज आर वेरी स्ट्रांग। Now the third significant community, which is almost 24% of Andhra Pradesh population, is the Kapu community, जिसके की सबसे प्रमुख रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं जहां तक फिल्म इंडस्ट्री का सवाल है, चिरंजीवी और अब उनके भाई पवन कल्याण। लेकिन कापू कम्युनिटी को हमेशा लगा कि पॉलिटिकल पावर हैज ऑलवेज रिमेन्ड विद ईदर द रेड्डीज अंडर कांग्रेस एंड विद द कम्मास अंडर द तेलुगु देशम। लार्जली स्पीकिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस में कोई कम्मास नहीं है या तेलुगु देशम में कोई रेड्डी लीडर्स नहीं है, बट द डोमिनेंट लीडरशिप इज विद दीज टू कम्युनिटीज। तो उनको लगता था कि उनके पास पॉलिटिकल सत्ता नहीं है, तो इसीलिए चिरंजीवी ने कोशिश की 2009 में कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाए, प्रजा राज्यम, लेकिन उसकी कुछ ज्यादा सीटें नहीं आई। हालांकि उनको तकरीबन, जहां तक मुझे याद है, तकरीबन 18% कुछ वोट शेयर मिला था, लेकिन he could not get more than 15 to 18 odd seats in the assembly, and eventually by 2011 चिरंजीवी ने मर्ज कर लिया कांग्रेस पार्टी के साथ और वो यूनियन मिनिस्टर बन गए टूरिज्म के लिए 2014 तक, और अब चिरंजीवी पूरी तरह से राजनीति से बाहर हैं। पवन कल्याण की कोशिश है कि वो कापू कम्युनिटी को अपने पीछे एक तरह से कंसोलिडेट करें, एंड सो दैट दैट बिकम्स एन इन्फ्लुएंशियल वॉइस इन दी पॉलिटिक्स ऑफ आंध्र प्रदेश। प्रॉब्लम ये आई क्योंकि 2019 में पूरी तरह से वोट बिखर गया था बिटवीन द टीडीपी एंड द वाईएसआर कांग्रेस एंड दी जनसेना। उन्होंने खुद लड़ा था, तो हालांकि टीडीपी के 39% वोट आए थे, 39%, लेकिन उनकी vote share to seat conversion was very poor. They could win only 23 seats. Yes. The YSR Congress won 49% of the vote, but that translated to a whopping 151 seats. The Janasena won 6% of the vote, but it could win only 1 assembly seat and 0 Lok Sabha seats. And Pawan Kalyan, in fact, दोनों assembly क्षेत्रों से खुद ही हार गए थे। तो उनके लिए काफी धक्का था। तो ये जो कल का जो निर्णय आया है कि मैं तेलुगु देशम के साथ लड़ूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा भी हमारा समर्थन करेगी, ये इसलिए है क्योंकि पवन कल्याण ने ये रियलाइज किया है कि वो अगेन अकेले लड़ते हैं। 2014 में उन्होंने पार्टी तो फॉर्म कर ली थी, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े थे। उन्होंने भाजपा और तेलुगु देशम का समर्थन किया था। 2019 में वे अलग से लड़े, लेकिन उनके सिर्फ एक असेंबली सीट आई। तो अभी की तारीख में उनका ये मानना है कि अगर वो फिर से अकेले लड़ते हैं तो ये 2019 जैसा मामला हो जाएगा। और ये दूसरी बात ये भी है कि the film industry and the political industry is very closely interlinked, और चूंकि पवन कल्याण एक्टिवली फिल्म्स में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, एक प्रॉब्लम दूसरी ये भी है कि अगर इस चुनाव में वो अपना कुछ दबदबा नहीं दिखा पाते हैं, तो प्रॉब्लम ये होगी कि उनकी फिल्मों का रिलीज करना भी उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। तो उनका राजनीतिक करियर और फिल्मी करियर दोनों के लिए ये 2024 के चुनाव, असेंबली और लोकसभा के चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति है, देयर इज नो लव लॉस बिटवीन द वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एंड पवन कल्याण। काफी पर्सनल पॉट शॉट्स लिए जाते हैं दोनों की तरफ से। तो अगर वो राजनीति में किसी तरह का अपना स्टैंड नहीं ले पाते, अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते 2024 में, तो हो सकता है कि आगे चलकर उनकी फिल्मों का भी आंध्र प्रदेश के टेरिटरीज में रिलीज करना भी उनके लिए काफी मुश्किलें हो सकती हैं। तो इन सब के चलते 2024 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंटरेस्टिंग है।
चंद्रबाबू नायडू के लिए ऑब्वियसली थोड़ी सी मुश्किलें आ गई हैं क्योंकि उनको अभी गिरफ्तार किया गया है, लीगल केसेस उनको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन जनसेना एंड चंद्रबाबू नायडू, एटलीस्ट ऑन पेपर, इट इज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। प्रॉब्लम, दिक्कत ये आएगी कि क्या वोट ट्रांसफर इफेक्टिवली हो पाएगा बिटवीन द कार्डर ऑफ द टू पार्टीज। क्या तेलुगु देशम की कार्डर जनसेना के कैंडिडेट के उम्मीदवार को उस सीट पर वोट शेयर ट्रांसफर करेगी या नहीं, एंड वाइसी वर्सा। इस पर निर्भर करेगा वेदर दे आर एबल टू माउंट अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। जहां तक वाईएसआरसीपी का सवाल है, उनका जो वेलफेयर एजेंडा, जो डोल्स का जो पूरा एक स्कीम्स जगन हैज कंटिन्यूड, एंड द क्रिटिसिज्म इज दैट उनका पूरा फोकस डेवलपमेंट पे नहीं रहता, सिर्फ वेलफेयर एजेंडा पर रहता है। उसके चलते एक फायदा जो वाईएसआर कांग्रेस का हुआ है, दैट देयर इज अ वेरी लॉयल वोट बैंक which will vote for YSR Congress, at least that's what the YSR Congress feels, and उसमें डेंट करने के लिए टीडीपी एंड जनसेना will have to come up with a different narrative। सिर्फ वाईएसआर के अगेंस्ट एक नेगेटिव वोट के भरोसे नहीं रह सकते। एक लास्ट बात सौरभ मैं और आपको बताना चाहूंगा कि वाईएसआर कांग्रेस के सूत्रों से पता चला है कि अगर बाय चांस चंद्रबाबू नायडू को इस पर्टिकुलर केस में, स्किल डेवलपमेंट वाले केस में, अगर उनको बेल मिल जाती है, तो दो और ऐसे केस हैं जिनमें कि वे उनको लपेटे में लेना चाहते हैं। नाउ आई एम नॉट सो श्योर वेदर दैट्स अ वेरी सेंसिबल डिसीजन। सी, चंद्रबाबू नायडू 73 years old, even if you ignore his age, there is considerable amount of respect for Chandrababu Naidu within Andhra Pradesh, within the consolidated state of Andhra Pradesh, also Telangana as well as Andhra Pradesh, for all that he has done for the state, especially like a city in Hyderabad। तो अगर उनके अगेंस्ट एक तरह से विंडिक्टिव एटीट्यूड, एक वेंडेटा के तहत उनके पीछे अगर जगनमोहन रेड्डी की सरकार पड़ती रही, एक केस में बेल मिला तो दूसरे केस में हम गिरफ्तार करेंगे, दूसरे केस में बेल मिला तो हम तीसरे केस में गिरफ्तार करेंगे, अगर ये चलता रहा तो पूरी तरह से नैरेटिव बदल सकता है, पूरी तरह से पब्लिक परसेप्शन भी बदल सकता है। तो एक तरह से जो पॉलिटिक्स इन आंध्र प्रदेश है, इट इज काइंड ऑफ वॉकिंग ऑन अ वेरी रेजर्स एज। काफी ध्यान से दोनों साइड्स को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाए, पब्लिक परसेप्शन कैन गो कंप्लीटली अगेंस्ट। थैंक यू सुनील साहब। आई विल कम बैक टू यू। तेजस्विनी, चंद्रबाबू नायडू, क्या उनके पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स हैं जो स्टेक पर हैं? क्या स्ट्रेटजी दिख रही है आपको टीडीपी के खेमे में? और द मैन, द लेजेंड कॉल चंद्रबाबू नायडू, उनके क्या गुण अवगुण हैं जिनकी बहुत चर्चा होती है पॉलिटिकल स्फेयर में? So, as you know, Pele Chandrababu Naidu is one of India's tallest leaders. Policy-wise, अगर देखें तो, या in terms of his politics, in terms of political network and political friends across India, उनका जो network है, it's a very strong network. It's not a network of vindictive politics, which he has shown. And if you go through the alliances he's built over the years during his chief ministership and even before that, it is very clear that he is someone who gives a lot of importance to others' opinions also when you are in an alliance. For example, NDA had that when for the 2014 elections, jab BJP, TDP and Janasena contested together, they had that sort of space. So not just that, even before, even in United Andhra Pradesh, it was the same when Vajpayee was there, and we are all aware of Vajpayee and Chandrababu Naidu's relationship and how dearly that led to, for example, the National IT Task Force and the telecom policy or the open skies policies and all of that. So it's not just about he being a state leader. He's also one of the modern makers of India, I believe. And that example is very clear with Hyderabad. So the reason he talks about Hyderabad very consistently is because of the development that is currently reaping fruits for Telangana as a state. अच्छा, ये बताइए तेजस्विनी, आपने ये सारी चीज़ें बताई, देन व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या इनकी पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन रही थी जिसमें इन्होंने 2018 में ये अनाउंसमेंट किया कि नाउ वी आर नॉट विद एनडीए, वी आर नॉट विद नरेंद्र मोदी, और उसके बाद अभी वो वापस उसी दरवाजे पे खड़े हुए हैं? मिसकैलकुलेशन क्या रही है?
So I think he's been very clear after he came out of NDA, there has been a mistake in understanding that we could go alone, and I think it was very clear with the 2019 result that once they walked out of NDA. But the reason they walked out was very clear also, because AP's bifurcation promises, a lot of them were not fulfilled by the center, which was agreed upon. And second thing was the special category status, which was denied for Andhra Pradesh. So these were primarily the reasons why the TDP walked out of NDA. But These on the reasons other are still very much there. Yes. So on the other hand, there is also a realization, I think, within the TDP that when a party with that one absolute majority like the BJP in 2019, it is difficult to walk out and not calculate the political implications on the state, especially when the leadership at the center or the politics that are being done currently across India are very different in approach compared to the time when BJP had Vajpayee heading it. Yeah. अच्छा, कोई इस तरीके का ऑफर भी आया कि ये, या टीडीपी में इस तरह के डिस्कशन हुए कि इंडिया अलायंस में जाएं या बीजेपी के साथ रहें या अपना इंडिपेंडेंट स्टांस मजबूत करके रखें? As of now, I think they are still calculating which road to take and which alliance to join. As you know, and as I've said before, that they have friends across India. So it'll only probably be clear once we are closer to the election, because I think there are 8 months more. So, And are yes, they going to talk. project Nara Lokesh as their main election face, or they will bank on Chandrababu Naidu? As of now, I think Chandrababu Naidu is still the face, and the party is very clear with that stand. Yes, Lokesh is being, groomed right now, but as of now, I think Chandrababu Naidu is the face of the party. All right, and thank there is you. no doubt about that. Yeah. ओके, सुधीर साहब, हाँ, वन लास्ट थिंग मैं ये जानना चाहता हूँ, बीइंग अ पॉलिटिकल स्टूडेंट फ्रॉम द इंडो गेंजेटिक प्लेन, तेलंगाना की पॉलिटिक्स का आंध्र की पॉलिटिक्स पर कितना असर पड़ता है? हमने देखा कि जगन की बहन शर्मिला वहाँ पे अपना फ्रंट शुरू करती हैं, फिर कांग्रेस के साथ उनकी नज़दीकियों की खबर आती है, टीआरएस अपने आप को बीआरएस में कन्वर्ट करती है, जाहिर सी बात है वो सबसे पहले अपने आप को महाराष्ट्र में, जो उनका एडजॉइनिंग स्टेट है, या फिर आंध्र प्रदेश में जो कि तेलुगु भाषी राज्य है, वहाँ पर एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। क्या इम्प्लीकेशंस रहते हैं दोनों ही तरफ से, आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए तेलंगाना एंड तेलंगाना, क्योंकि दो हैं तो रीजनल प्लेयर, तेलुगु भाषी हैं, तो आवाजाही तो रहती ही होगी। नॉट रियली, एक्सेप्ट जो थोड़े से नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे खम्मम हो और नलगोंडा के कुछ क्षेत्र जो कि आंध्र प्रदेश के बॉर्डरिंग हो, इवन महबूब नगर जो कि कर्नूल के ज्वाइनिंग है, इतना कुछ असर नहीं पड़ेगा। राजनीति के मामले में तेलंगाना की राजनीति पिछले 9 साल में काफी अलग तरीके से डेवलप हुई है, आंध्र प्रदेश की राजनीति काफी अलग तरीके से डेवलप हुई है। अगर आंध्र प्रदेश की राजनीति की बात करूं तो आई थिंक इट इज मच मोर विशियस than the politics of Telangana, जहां पर एक रीजनल पार्टी हैज कंसोलिडेटेड इटसेल्फ इन द लास्ट 9 years। तो एक तरह से तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो कि अभी भारत राष्ट्रीय समिति है, एक तरह से उसने अपने आप को कंसोलिडेट किया है, एंड द टू नेशनल पार्टीज कांग्रेस एंड द बीजेपी आर ट्राइंग टू इमर्ज एज ए ऑपोजिशन। जहां तक आंध्र प्रदेश का सवाल है, वहां पे दोनों ही नेशनल पार्टीज एक तरह से जीरो हैं और 3 रीजनल पार्टीज आर वाइंग फॉर कंपटीशन। तो एक तरह से जो पूरा जो थिएटर ऑफ पॉलिटिक्स है, ये दोनों ही राज्यों में अलग अलग किस्म के खिलाड़ी हैं, एंड बेसिकली दे आर ऑल रीजनल प्लेयर्स, लेकिन वहां पर रीजनल प्लेयर्स आर वाइंग फॉर कंपटीशन। यहां पर वन रीजनल प्लेयर इज अप अगेंस्ट 2 डिफरेंट नेशनल पार्टीज। तो इतना कुछ ज्यादा असर नहीं है। शुरू के टाइम में केसीआर और जगनमोहन रेड्डी में काफी दोस्ती थी, उसके बाद एटलीस्ट इन द लास्ट फ्यू इयर्स नॉट सो थिक फ्रेंड्स, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी एक तरह से भाजपा के करीब माने जाते हैं, सपोर्टिंग द बीजेपी ऑन डिफरेंट इश्यूज। एंड जहां तक केसीआर का सवाल है, एटलीस्ट इन द लास्ट 2 years he has taken a very strident anti BJP position। and one quick word since you mentioned तेलंगाना, और इसका एक तरह से नेगेटिव असर पड़ रहा है भारत बीआरएस के लिए तेलंगाना में, क्योंकि जितना ज्यादा एक तरह से टैसिट अंडरस्टैंडिंग का सस्पिशन होगा बिटवीन द बीजेपी एंड द बीआरएस,
उतना ही ज्यादा फायदा होगा कांग्रेस को, क्योंकि द एंटायर एंटी बीआरएस वोट, एंटी केसीआर वोट विल देन गो टू द कांग्रेस एंड नॉट गो टू द बीजेपी. Now, you asked Tejaswini about what happened in 2018 that Chandrababu Naidu took that kind of a decision. Yes, it was largely meant to be, and I think Chandrababu Naidu, despite being a very astute politician, उस समय पर जिस तरह का ट्रैप उनके लिए ले किया गया था, उन्होंने उसको ठीक तरह से नहीं भांपा. बिकॉज जगनमोहन रेड्डी कॉन्स्टेंटली ताना मार रहे थे कि अगर आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एनडीए में रहकर, भाजपा को सपोर्ट करके भी नहीं मिलता, तो ऐसे रहने का फायदा क्या हुआ. And he was constantly during his Padyatra raising that issue, and that I think was putting too much of pressure on Chandrababu Naidu. In fact, during जब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में डिस्कस किया जा रहा था, तब के समय पर भी प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि आप लोग एक तरह से जगनमोहन रेड्डी के ट्रैप में जा रहे हैं, आप ये गलती मत कीजिए, क्योंकि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी टीडीपी की तरफ से ही मूव किया गया था. लेकिन उसके बावजूद चंद्रबाबू नायडू ने अपना समर्थन वापस लिया, और अब की तारीख में देखिए, जगनमोहन रेड्डी जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने कहा कि उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, उनको हमारे समर्थन की जरूरत नहीं है, तो मैं किसी तरह से दबाव नहीं डाल सकता. तो 2018 की सिचुएशन और उसके बाद की सिचुएशन में कुछ अंतर नहीं था, लेकिन जगनमोहन रेड्डी ने पिछले 4-4.5 साल में, एक्सेप्ट फॉर सबमिटिंग मेमोरेंडा सेइंग दैट वी वांट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, नथिंग मच हैज हैपेंड. तो आज की तारीख में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में तो कोई बात भी नहीं करता है. Neither the YSR Congress Party nor the Telugu Desam Party, because they have realized कि जब तक भाजपा पूरी तरह से सत्ता में है, पूरी तरह से उनको मेजॉरिटी है, उन्होंने मन बना लिया है कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जाएगा. ऑलराइट, थैंक यू. लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की माफ करिएगा, विधानसभा की 175 सीटें. चुनाव लोकसभा के साथ ही होते हैं, विधानसभाओं के इस समय जगन रेड्डी वहाँ सत्ता नशी हैं. 151 सीटें जीते थे पिछले विधानसभा में. टीडीपी वापसी की कोशिश कर रही है. 2004 से 2014 10 साल का उनके लिए राजनीतिक वनवास रहा था, और 5 साल के बाद फिर उन्होंने अपने आप को विपक्ष में पाया. वहाँ पर सत्ता के साथ साथ पीढ़ी के हस्तांतरण की भी बात चल रही है, इसीलिए नारा लोकेश का, चंद्रबाबू नायडू के बेटे का, बार बार जिक्र आ रहा है. और इस जिक्र के साथ ही मैटनी इम्पैक्ट की भी बात होती है कि सिनेमा का कितना नाभिनाल संबंध है आंध्र प्रदेश की राजनीति से. इस पर हमने ये चर्चा की. चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि हमें लगा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस पर चर्चा के साथ साथ हमें स्पॉटलाइट में हर बार एक स्टेट रखना चाहिए, ताकि कुछ स्थानीय समीकरणों को भी समझा जा सके. आप दोनों में विद्वानों का बहुत बहुत शुक्रिया.